हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये यूपी पीसीएस के लिए 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री, उसके लिए ये सीरीज चल रही है। उसी में हम ये ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। यूपी पीएससी 2020 के लिए ये टेस्ट सीरीज है और बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। इसमें क्वेश्चंस भले ही कम डिस्कस हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोकर तट के बारे में, कन्नड़ तट के बारे में और मालाबार तट के बारे में, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कोकर तट कहाँ है, कन्नड़ तट कहाँ है और मालाबार तट कहाँ है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखेंगे कोकर तट कहाँ है, गुजरात से गोवा के बीच का मैदान जो है उसे हम कोकर तट के नाम से जानते हैं। और कन्नड़ तट जो है गोवा तथा मैंगलोर के बीच का क्षेत्र कहलाता है। और मालाबार तट क्या है मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपको बीच में कहीं पर भी वीडियो थोड़ा फास्ट लगता है, आप वीडियो को रोकिए, आप आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और जितने क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आप देखिएगा, उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में कहीं पर लिख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से ज्योग्राफी का एरिया कवर किया जाता है 10-15 क्वेश्चंस का, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठने की उम्मीद होती है और कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भावर क्षेत्र के बारे में सुमेलित करना है, तराई क्षेत्र के बारे में, बांगर क्षेत्र के बारे में और खादर क्षेत्र के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा। पहले से भावर क्षेत्र कहते हैं शिवालिक पर्वत की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र, जिसमें 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी नदियां समा जाती हैं। तराई क्षेत्र के बारे में भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भावर क्षेत्र के पश्चिम में दलदली क्षेत्र, जिसमें सघन वन व उच्च जैव विविधता पाई जाती है। बांगर क्षेत्र के बारे में बात करें, पुरानी बलुई मिट्टी से बना मैदानी क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। खादर क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं नई बलुई मिट्टी से बना क्षेत्र जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे और चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप के बारे में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप म्यांमार एराकानिया पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार कोको द्वीप से पृथक करता है। कोको द्वीप पर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस स्थापित किया हुआ है, ये बात करी जा रही है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों फैक्ट इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहे हैं सैंडल पीक उत्तरी निकोबार की मुख्य चोटी है। बिल्कुल सही बात है ये। नारकोंडम द्वीप अंडमान और निकोबार में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कई बार पूछा जाता है बैरन द्वीप कहाँ पर है और पूछ लिया जाता है कि ये सक्रिय है, किस तरीके का ज्वालामुखी है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों इसमें सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 में इसमें देखते हैं, कह रहे हैं इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। और बात कर रहे हैं अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कवारती है। ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन केवल 1 और 2 ही इसमें सही है। ये आप बताएंगे कि अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप के संबंध में जितने भी कथन बताए जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कथन ये है, ये कोरल का बना है ये तथा उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अंद्रदोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इसका। और कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। 9 डिग्री चैनल द्वारा इसको पृथक करता है मिनिकॉय द्वीप से। तो इसके बारे में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 चारों के 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। और लक्षद्वीप के बारे में मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, आप जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हो यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर लिख लें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि बुलर एवं डल झील कहाँ है।
चिल्का झील कहाँ है, गोविंद सागर झील कहाँ है, नागार्जुन और सांवर झील कहाँ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, बुलर और डल तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा में है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और नागार्जुन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और सांवर झील है राजस्थान में। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे इसको पूरा तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न नदियों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं निम्न नदियां कौन कौन सी है, लूनी है, सरस्वती है, बानस है और घाघर है। कौन सी नदी रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, तो ये चारों की चारों नदियां जो है रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और इसमें ये बताना है कि कौन सी मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित झीलों की अगर हम बात करते हैं, एक तो उकाई है और दूसरी राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर है और तीसरी है गांधी सागर। ये तीन है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, 1, 3 और 4, तो इसका यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न नदियों पर विचार कीजिए। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनमें से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं और बहुत बार से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं जैसलमेर व कश्मीर में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जबकि मानिसराम व चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी, निचली गंगा घाटी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी का डेल्टा क्षेत्र एवं गंडक व कोसी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आपको पढ़ के पूरा समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कहा जा रहा है कि बलुई मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है। एक सेकंड। तो इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बलुई मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है, फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और पूछेगा ये किस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एल्विलाई मिट्टी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जिसमें पोटास, फास्फोरस, लाइम व कार्बन यौगिक की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा कह रहे हैं काली मिट्टी के बारे में, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है जैसा कि हम जानते हैं। इसमें मैग्नेटाइट, आयरन व एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जिसमें फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन आदि की कमी होती है, ये लाल मिट्टी के बारे में सही कह रहे हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी जिसमें से लाइम व सिलिका की लिचिंग होती है, ये लेटेराइट मिट्टी के बारे में कह रहे हैं। ये चारों की चारों मिट्टियों के बारे में बिल्कुल सही कथन कहा जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो मिट्टियां हैं इनके बारे में चाहें तो आप कहीं पर लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल आराम से इसे टिक कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 10% मानसून से पहले बौछारों के रूप में वर्षा होती है वो बौछारों के रूप में पड़ती है। निम्नलिखित स्थानों पर इसे कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर टी शावर कहते हैं, कहीं पर काल वैसाखी कहते हैं, कहीं पर मैंगो शावर, काफी शावर और चेरी ब्लॉसम। तो इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रही थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 क्वेश्चन कह रहा है, 23 इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है सिंधु नदी तंत्र सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियों से बना है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चिम्यूनिंग ग्लेशियर में हुई है। और कह रहा है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलकर गंगा बनाती हैं। इनकी उत्पत्ति उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है। यमुना जिसकी उत्पत्ति यमुनोत्री ग्लेशियर से टिहरी गढ़वाल में हुई है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो 23 में जितने भी ऑप्शन कहे जा रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं। इसका ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है हिमालयन नदियां बड़ी पूरे वर्ष बहने वाली नदियां तथा मृदा अपर्दन करने वाली नदियां हैं, जो वर्षा के जल तथा बर्फ से पिघलने से बने जल का उपयोग करती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों से पुरानी तथा पूरे वर्ष न बहने वाली नदियां हैं, ये भी बात सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कई बार पूछा गया है जलप्रपात सबसे ऊंचा भारत का कौन है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है ये, और सारावती नदी पर ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जो भी बातें कही गई है सारे के सारे तथ्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं भारत में अधिकांश वर्षा
दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब भारत में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। मानसून पर ITCZ एल नीनो या ला नीनो का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल बात सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कौन से किस स्थान पर है। नीलगिरी के बारे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सुंदरवन हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो अगर इस तरीके से इसका आंसर मिलाएंगे तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बायोस्फीयर पर विचार कीजिए और बताना है कि यूनेस्को द्वारा इन कौन से इनको मिलाया गया है। तो सुंदरबन, नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और फूलों की घाटी जो बताया गया है, इसके बारे में कहा जा रहा है इनमें से किसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में रखा गया है। तो इन चारों को ही रखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें क्या है। उष्णकटिबंधीय हरित वन जो बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में जब आप पूरा मिलाएंगे ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन ए। इनके बारे में जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा पढ़िए और इसके बारे में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है चीज़ें लिख लीजिए। यहाँ से एक एक क्वेश्चन उठता है। कई बार ट्रॉपिकल वेट डिसीजियस फॉरेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है, कई बार उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब सूची 1 और सूची 2 में कह रहे हैं, देखते हैं अगस्तमलाई कहाँ है, बात कर रहे हैं डिब्रूस्कोका कहाँ पर है और दियांग देवांग कहाँ पर है और अचकमकमार अमरकंटक कहाँ पर है। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि ये कहाँ पर है। इस तरीके से इनका क्वेश्चन नंबर का अगर 29 की बात करते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलाइए, देखिए अगस्तमलाई केरल में है और डिब्रूस्कोआ मानस असम में है और दियांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ 1972 में चीतों के संरक्षण हेतु IUCN द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। इसमें जितने भी दिए गए हैं कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, पलामू झारखंड में है, पेरियार केरल में है और सिरप्रभा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। इन आदि स्थानों पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। हाथियों के संरक्षण हेतु 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए, आपको अगर पता होगा काजीरंगा कहाँ पर है, गिरी कहाँ पर है। गिरी पता है आपको गुजरात में है, थार कहाँ है, राजस्थान में है, गिरी कहाँ है, गुजरात में है और कान्हा किसली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में और काजीरंगा कहाँ है, असम में। जब आप इस तरीके से मिलाएंगे इसको तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा असम में है, थार राजस्थान में, गिरी गुजरात में है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर देखिए वही आया, नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। तो अगर आप 32 का मिला के जब देखेंगे ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं सूची 1 से सूची 2 में। ऑप्शन अगर हम इसमें देखेंगे, केबला माओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। यहाँ से IAS में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि तैरता हुआ और नेशनल पार्क है इसमें एक, इसलिए ये पूछा गया था। यही नेशनल पार्क है केबला माओ नेशनल पार्क, जो एक पानी के ऊपर तैरता हुआ पार्क है। शांत घाटी केरल और तमिलनाडु के बीच में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया बिहार में है और केलुरु एक्वेरी आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, जितने मिलाने वाले क्वेश्चन है इनको आप ज़रूर एक बार लिख लें अपने शॉर्ट नोट में कहीं पर, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी ये चीज़ें और एग्जाम में भी आप अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें।
तो चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका ओडिशा में और पिचावरम तमिलनाडु में आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। कोरल रीफ गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि कोरल लीफ के बारे में लक्षद्वीप में जब भी कहा जाता है, अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ दिखती है तो आप 100% श्योर हो और उसको टिक कर दें, वो सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं वर्ड सेंचुरी और स्थान दिए गए हैं। तो अगर जब आप इनको मिलाएंगे और देखेंगे कैसे, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ पर है? रंगनथीटू पक्षी विहार कहाँ पर है? इनके बारे में जब आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ए का आप मिलाएंगे 3, सलीम अली पक्षी विहार तमिलनाडु में। और अगर बात करेंगे केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। और बेदांथांगल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये भी है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और रंगीनथीटू पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ये कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल पार्क दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैंने जब आरओ की सीरीज कराई है तो उसमें मैंने एक लास्ट में सीरीज डाली थी साइंस, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चंस में। उसमें मैंने ये पूरी लिस्ट को कम से कम 50-60 जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में मैंने नेशनल पार्क और इन सब के बारे में दिया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे जाके इस चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में है वहाँ पर सब कुछ, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे। और सीरीज़ आरओ की हो या सीरीज़ यूपी पीसीएस 2020 के लिए हो, या फिर मैंने 2019 में भी सीरीज चलाई थी, क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। इवन घुमा फिरा के हर ट्यूटर जो भी होगा क्वेश्चंस तो वही डालता है। तो केवल कहने की बात हो जाती है कि 2020 के लिए सीरीज चलाई गई है। क्या 2019 में मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं? उससे भी आते हैं। तो आप जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, बेहतर अपनी नॉलेज को जज करने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हमेशा जब आपकी तैयारी लगभग हो चुकी हो 50 से 60%, तो आप कोशिश करिए कि आप दिन में एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। उससे आप बहुत एग्ज़ाम के मतलब क्लियर करने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो इसलिए मैं तो सभी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, तभी आप प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे। और जो बच्चा प्री क्वालिफाई कर लेता है ना, वो मेंस के लिए बहुत सारी एफर्ट्स अपने हिसाब से भी और अपनी सोच के हिसाब से भी आगे बढ़ जाता है। वो ऑलरेडी एक स्टेप आगे जा चुका है। तो जो बिगनर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उनके लिए एक अपना शॉर्ट नोट बनाइए और ये जितनी टेस्ट सीरीज़ हैं इनको लगाइए, क्योंकि कम समय में आप बहुत सारी चीज़ों को ले पाएंगे। अगर आप शुरू से एक एक चैप्टर करने को बैठेंगे और समझने को बैठेंगे तो मुझे लगता है पूरा साल आपको लग जाएगा, फिर जाके आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, काजीरंगा असम में, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। अब ये किस किस चीज़ के लिए, कौन कौन से जानवरों के लिए फेमस हैं, इसके बारे में बात करी जा रही है। तो अगर हम ये बात करें कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा और इसे मिलाएंगे, ए का हो जाएगा ऊँट। रन ऑफ कच्छ गुजरात जो है वो ऊँट के लिए फेमस है। फिर अगर हम बात करते हैं काजीरंगा असम की, तो यह है एक सींग वाला गैंडा के लिए। और अगर हम दाचीग्राम की बात करें जम्मू कश्मीर में जो है तो वह है सफ़ेद भालू के लिए। और डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें ये एशियन शेर के लिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको बहुत जल्दी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी तब जाकर आपको इनको याद होगा। तो बेहतर यही है कि आप इन्हें जहाँ पर भी हो वहाँ पर लिखते रहें ताकि ये रिपीट हो क्वेश्चन, तो आप आसानी से इन्हें हल कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। बात करी जा रही है लोकटक झील के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ है, चिल्का कहाँ है, भोज कहाँ है, सामर कहाँ है और पिचौला। तो ये आपको जगह भी पता होनी चाहिए। कुछ कुछ ट्रिक्स बनाइए ताकि आपको ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करेंगे कि एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो कई बार लोकटक झील को ही पूछ लेगा कहाँ पर है। और जब मिलान के क्वेश्चंस भी होते हैं तो उसमें भी बड़ा फायदा होता है। अगर आपको 1-2 पता है ना तो आप सीधे से एक रूट पकड़ लेते हैं और आप आंसर को एकदम
सही टिक कर देंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें, इनके स्थानों पर विचार कीजिए और क्या बताना है, इनमें से कौन से स्थान वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 के अंतर्गत भारत में संरक्षित हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेटलैंड आर्द्र भूमि से नम भूमि, आर्द्र भूमि, इस तरीके के वर्ड्स यूज करके कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और क्या कह रहे हैं, कौन से स्थान रामसर कन्वेंशन के तट वेटलैंड घोषित है। देखिए इसमें भी यही बात की जा रही है। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे, अस्थामुंडी केरल में, हरिके एवं कांजली भी, उज्जैनी भी, रेणुका, कोबर, नाल सरोवर और सुकाना, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन डी। अब देख लीजिए आपको कितनी सारी चीज़ें मिल गई। अगर आप देखेंगे तो 6 इसमें से और लगभग 7 इसमें से 13 आपको ऐसे ही पता चल गया कि रामसर कन्वेंशन से ये संबंधित है। कई बार क्या पूछता है कि 4 ऑप्शन में रामसर कन्वेंशन दे देगा और उनमें से पूछेगा कौन सा उपस्थित नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसका भी होना चाहिए। और जब आपको बहुत सारे पता होंगे तो आप वैसे ही आंसर सही टिक कर ले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है कि रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर माह में बोई जाती है। बिल्कुल ठीक है। खरीफ की फसल बरसात के मौसम में जून-जुलाई में बोई जाती है। बिल्कुल सही है। सितंबर-अक्टूबर माह में काटी जाती है। जायद की फसल रबी व खरीफ के बीच के समय उगाई जाती है, अर्थात मार्च से जून के बीच में। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको फसलों की लगभग एक मोटी मोटी जानकारी मिल गई है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और बहुत डीप में जाते हैं तो पूछते हैं कि ये फसल कौन से मौसम की है, फसलों के नाम दे देंगे, कौन से फसल में कौन से मौसम में ये फसल उगाई जाती है। अक्सर कर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ये चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं कि रबी, खरीफ और जायद की फसल, देखिए मैंने कहा था ना उन फसलों के बारे में भी ये पूछ लेते हैं कई बार, कौन सी फसल किसकी है। तो अगर हम बात करें कि रबी की फसल कौन कौन सी है, तो रबी की फसल की अगर बात करते हैं, गेहूँ, जौ, राई, सरसों, चना, मटर, राई, ये सब की सब क्या है, रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसल की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ की फसल में देखेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये सब है। जायद में तरबूज और खरबूजा और ये सारे हैं। तो ऑप्शन आपको भी बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। आप इसको अगर आपको नहीं समझ आया है तो वीडियो को पॉज करिए, समझिए और इसे ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 41, यहाँ पे कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब मुख्य पैदावार राज्य कौन कौन से है, कॉफी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। कपास महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में है। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में है। रबड़ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम 42 की बात करते हैं, 42 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी सेम वही है कि राज्य और मुख्य फसल पूछी गई है। तो आप इसको देख सकते हैं और जब इसका मिलान करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, सॉरी, ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी देखिए सूची से सुमेलित करना है तो क्या कह रहे हैं कि जलवायु किस्म और क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम देखेंगे इसको, विषुवतीय कैलिफोर्निया की कहाँ की जलवायु किस तरीके की, यही बात इसमें की जा रही है। विषुवतीय कहाँ की है, और बात कर रहे हैं कि भूमध्य सागरीय और मानसून और ध्रुवीय कहाँ की है। तो विषुवतीय जलवायु की हम बात करते हैं तो ये कहाँ की है, यह है, इतना हमें पता है कि ये कांगो की है। अब भूमध्य सागरीय की अगर हम बात करते हैं तो ये कैलिफोर्निया की हो गई। मानसून कहाँ की है, बांग्लादेश की हो गई, जैसा कि हम जानते हैं। एक ही हमें पता है, अगर मान लो मानसून किसकी है, बांग्लादेश की है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन एक ही में दिख रहा है हमें ऐसा, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है एलिमिनेट करना, आंसर को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी नहीं पता है तो आप ऐसे आसानी से इसे कर सकते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि ये मानसून जो है वो तो बांग्लादेश से संबंधित है। तो इस तरीके का क्षेत्र यहाँ पर है और इस तरीके की जलवायु यहाँ पर है। तो अगर आप एक को भी पकड़ लेते हैं, सी का 1, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। तो 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 4 आपका, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और ध्रुवी हो जाएगी आपकी सूडान की। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें पूछ रहे हैं बांध और किस प्रदेश में वो बांध है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी और देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, इसमें फरक्का की बात कर रहे हैं कि फरक्का कहाँ पर है, घाट प्रभा,
हीराकुंड और काकरापारा और इन सब के बारे में बात करी गई है। तो 44 का अगर हम देखेंगे, फरक्का किसमें है? पश्चिम बंगाल में है। और घाट प्रभा कहाँ पर है? घाट प्रभा कर्नाटक में है। हीराकुंड कहाँ है आपका? हीराकुंड उड़ीसा में है और काकरापारा गुजरात में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में भी हमने बात की थी, ये जो बात करी थी इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये एक रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये घाट प्रभाव इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन कह रहा है केरल में जनसंख्या घनत्व देश में सर्वाधिक है। तो क्या ये सही बात है? और दूसरा कह रहा है कारण केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इसकी साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। कथन गलत है और आर इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या होते? नीचे दिए गए कूट में अपना सही उत्तर चयन करना है। तो इसके सही उद्देश्य जो थे वो थे पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, बिल्कुल जेन्युइन बात है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, और बात कर रहे हैं वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, वन नीति में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फसल और राज्य के बारे में बात करी गई है। तो फसल और राज्य देखते हैं, इसमें क्या है? मूंगफली कहाँ पर होती है, सरसों कहाँ पर है, सोयाबीन कहाँ पर और नारियल कहाँ पर है। तो इसके बारे में अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो पता ही आपको मध्य प्रदेश में है, और अगर नारियल की बात करते हैं तो वो केरल में है, और सरसों की बात करते हैं तो राजस्थान में, और मूंगफली आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से जब आप 47 का सही आंसर मिलाएंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रिहंद कहाँ पर है, उकाई कहाँ पर है, हीराकुंड कहाँ पर है, कोयना कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे रिहंद बांध कहाँ पर है, तो 48 का अगर हम देखते हैं, रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम जानते हैं। उकाई जानते हैं गुजरात में है। तो ये आपको 2 मिल गए, ए का 3 और बी का 4 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में से लेके चलते हैं। सी का हीराकुंड कहाँ पर है? सी का देखेंगे उड़ीसा में, और कोयना महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, उत्तर से दक्षिण, इन शहरों का क्रम क्या होगा? तो अगर हम बात करेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है इनमें कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं और खनन वहाँ से क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे देखेंगे कि गुरु हिसानी कहाँ पर है? ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगर आपको पता है, देखिए अभी ये तालचर वाला आया था, अभी एग्जाम में आरओ वाले पेपर में भी पूछा गया था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में बहुत आसानी से पूछ ली जाती हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। गुरु ईशानी, लौह अयस्क और तालचेर अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है आपका कोयला के लिए फेमस है, और जादूगोड़ा जो फेमस है वो है यूरेनियम के लिए, और जावर जो है वो जस्ता के लिए फेमस है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कह रहे हैं कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला और बरौनी के बारे में बात की जा रही है। नगर और उद्योगों के बारे में बात करी जा रही है। इनको मिलाएंगे तो ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर है सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला है लोह इस्पात के लिए, कपूरथला है रेल के डिब्बों के लिए, और बरौनी क्या है? तेल शोधन के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 में कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य के बारे में बात करी जा रही है। जब आप इसे मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला कह रहे हैं ये नदियां भ्रंश जनित हैं। देखिए 53 की दोनों बातें एकदम सही कही गई हैं और ये व्याख्या भी इसकी सही करता है। तो ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है। तो 54 की अगर हम बात करेंगे, आप सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। कहा गया है दक्षिणी ट्रैप की रेंगुर मिट्टी काली होती है, और बात करी गई है कि यह कपास के लिए उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है।
तो अगर इसकी बात करें, आपको पता होगा, तो दोनों आंसर एकदम इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम व्यवस्थित करेंगे इनको अवरोही क्रम में, तो देखते हैं कि 50 से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाला। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग पीके एजुकेशन ग्रुप के नाम से है हमारे पास टेलीग्राम में, आप वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको लिखने का भी झंझट नहीं रहेगा। लेकिन बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम तैयारी पर होंगे उस समय आप सारी पीडीएफ नहीं देख सकते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अपने आप से अपने ही राइटिंग में लिख लें अपने नोट्स में, ताकि वो एग्ज़ाम में आपको बहुत ईजिली समझ में आए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे, अगली सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, बाय बाय।